बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दौरे पर चुनावी राज्यों में भाजपा के पक्ष में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। सीएम धामी ने पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में जाकर प्रचार प्रसार किया और इस दौरान उन्होंने कोटा में मीडिया से बात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राजस्थान सरकार केंद्र से मिलने वाले बजट को लगाना नहीं चाहती, वो राजस्थान के लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती। इसका उदाहरण है कि जल जीवन मिशन में जो हजारों करोड़ों रुपए की धनराशि मिली वो खर्च नहीं हुई। आगे सीएम धामी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इन सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो योजनाएं बनी हैं जिसकी गरीबों को आवश्यकता है, मातृशक्ति को आवश्यकता है और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को जो जरूरत है। चाहे आज हम जनधन खातों की बात करें, जनधन खाते खुले हैं, हमारा राजस्थान भी उससे लाभान्वित हुआ है। गरीब कल्याण में जो अन्न देने का काम पिछले 3.5 सालों से लगातार चल रहा है, उससे राजस्थान की बड़ी आबादी सीधे सीधे लाभान्वित हो रही है। किसान सम्मान निधि की योजना हो, क्या कोरोना में लगाए जाने वाले मुफ्त वैक्सीनेशन हो, तो ऐसे अनेकों कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्राथमिकताओं में हमेशा राजस्थान रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों से राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार आई जो सरकार केंद्र से मिलने वाला जो बजट है, केंद्र से मिलने वाली धनराशि है, उस धनराशि को लगाना नहीं चाहती है। वो राजस्थान के लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती है। इसका उदाहरण है जल जीवन मिशन में हजारों हजार करोड़ की जो धनराशि आई है, वो धनराशि आज खर्च नहीं हो रही है। आयुर्वेद एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार और जागरूकता को लेकर राजभवन में आयुर्विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। इस सम्मेलन में आयुर्वेद से जुड़े आयुर्वेदाचार्य, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के निदेशक और प्रोफेसर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस सम्मेलन में आयुर्वेद पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार के महिला आरक्षण विधेयक पेश करने के बाद उत्तराखंड में महिलाओं के नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चुनावी साल होने के नाते प्रदेश में ये विधेयक अधिक सुर्खियों में है। वहीं हमारे संवाददाता ने पक्ष और विपक्ष के साथ इस पूरे मामले पर बातचीत भी की। और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल लोकसभा में पेश हो गया है। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। महिला आरक्षण बिल 27 साल से अटका पड़ा हुआ था। 1996 में एसडी देवगौड़ा की सरकार ने इस बिल को पहली बार लाया था। साल 2010 में ये बिल यूपीए सरकार में राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया। अब इस बिल को फिर संसद में लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को सर्वसम्मति से पास कराने का अनुरोध किया है। इस बिल पर आज भी लोकसभा में चर्चा हुई। यहां से बिल पास कराने के बाद सरकार को कोई मुश्किल नहीं होगी। लोकसभा से पास होने के बाद बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि बिल क्या है। ये बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। बिल के कानून बनने से लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें रिजर्व होंगी। उदाहरण के लिए उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं, इनकी 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। बिल को सिर्फ संसद से पास कराने की जरूरत है। बिल कानून बनता है तो इसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्यों के लिए मंजूरी नहीं जरूरी होगी। इसके लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी और कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योति रौतेला। सबसे पहले बात किया जाए सत्तारूढ़ दल से,
तो मैम सबसे पहले बात आपसे की जाए कि आप सत्तारूढ़ दल में हैं कि इसे बिल को पारित किया जा रहा है, इस बिल को पारित करने पर आप कितने उत्साहित हैं और आप क्या कह रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की आधी आबादी को जो राजनीतिक भागीदारी उनकी महिला आरक्षण बिल लाके सुनिश्चित की है, उसके लिए हमारे पूरे देश की बहनें, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से और विचारधारा से संबंध रखती हैं, सभी जो हैं खुलकर स्वागत कर रही हैं। और भाजपा सरकार में जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की हम बात करें और महिलाओं का जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पीछे जो 2-3 चुनाव भी रहे तो महिलाओं का, और 2-3 मैं तो आपको सिर्फ अभी का ताजा आंकड़ा दे रही हूँ, उससे पहले भी हर चुनाव में महिलाओं का जो योगदान है वो बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लेती हैं और अपने वोटिंग जो उनका परसेंट है वो सबसे ज्यादा उनका होता है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं को इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, और अभी तो आप देखिए कि 1/3 जो 33% की रिजर्वेशन की बात है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। मैम सबसे पहली बात तो भाजपा के कार्यकाल में यह बिल लाया जा रहा है, इसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, कल तक जब इस बिल के बारे में बात हो रही थी तो हम इसको खुले मन से स्वागत कर रहे थे, क्योंकि 2010 में हमारी जो यूपीए की चेयरपर्सन थी हमारी सोनिया गांधी जी, उन्होंने उस वक्त राज्यसभा में पास करवाया था, क्योंकि अलायंस और बीजेपी ने उस वक्त लोकसभा में इसका सपोर्ट नहीं किया था, ये बिल उस वक्त पास नहीं हो पाया था। तो कल तक हम इस बिल का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि मेरा मानना है कि दलगत राजनीति से ऊपर इस देश में जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और महिलाओं की जो भागीदारी है वो समाज में बढ़े, राजनीति में बढ़े। और मेरा हमेशा से मानना और हमारी पार्टी का हमेशा से मानना है कि अगर महिलाएं किसी चीज का नेतृत्व करती हैं तो वो जरूर उस समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाती हैं। लेकिन जो इसमें जो चीजें करी गई हैं कि ये बिल पहले जनसंख्या परिसीमन देखा जाएगा, उसके बाद जनसंख्या का आधार है, तो हम ये पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि क्या ये बिल भी सिर्फ चुनावी जुमला साबित होगा? ऐसी क्या मजबूरी है कि ये बिल हम लोग 2024 से लागू नहीं कर सकते? हम लोगों ने इसमें टर्म एंड कंडीशंस लगा दिए, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को दर्शाता है कि 9.5 साल बाद अगर प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की बात करनी शुरू करी तो ऐसा क्या मजबूरी थी कि उस बिल को आज से ये लागू नहीं कर पा रहे हैं? जैसे ज्योति जी ने जो प्रश्न किया कि आखिर क्या है कि परिसीमन के बाद इस बिल को लागू किया जाएगा, क्यों नहीं? क्या ये जुमलेबाजी नहीं है? क्या इसे चुनाव की रणनीति ना समझें? क्या परिसीमन से पहले से लागू नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर देखिए, ऐसा है जो हमारी वैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, और स्पेशली मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोट अपनी बहन जो हमारी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका वक्तव्य का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि 2010 में उनका जो है ये इस बिल को लाने के लिए उनके जो पार्टी है उन्होंने इसका इनिशिएटिव किया था। देखिए, जो इनके 2008 में 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था 2008, वो उस टाइप पे राज्यसभा में इन्होंने इनिशिएटिव लिया उसका, लेकिन जब लोकसभा में इसको पटल पे रखना था तो अपनी कुर्सी के जाने के डर से और अपनी सरकार न गिर जाए उस भय से, और एक दूसरी बात मैं कहूंगी कि कांग्रेस की जो अनिच्छा रही या इच्छा शक्ति की कमी रही, उस वजह से जो है ये लोग इस बिल को पास नहीं करा पाए। तो वो लोकसभा की प्रक्रियाओं के तहत अपने आप ही लैप्स हो जाता है। ये जो बिल है ये 128वां अमेंडमेंट बिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो 2023 है। हम सब जानते हैं और लॉ पर्सन जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बिल के कभी भी 2 नाम नहीं हो सकते, बिल एक ही नाम से पास होता है। तो ये जो बिल हमने नारी शक्ति वंदन बिल अमेंडमेंट जो हम लाए हैं करके जो बिल लाए हैं, ये हमारा 128वां नारी शक्ति वंदन बिल है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो परिसीमन की बात है, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, जिस तरीके से जो चुनाव आयोग डिसाइड करता है वो उसी के तहत होता है, ये हम सरकारें नहीं कर सकती, ये चुनाव आयोग का अपना अधिकार है। सुनीता विद्यार्थी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पर कि कांग्रेस की इच्छा शक्ति में ही कमी थी कि वो महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करा पाई। देखिए, ये कहने वाली बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो पंचायतों में आरक्षण लेके आई। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसकी पहली राष्ट्रपति, पहली प्रधानमंत्री, पार्टी की पहली अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर कांग्रेस पार्टी की महिला रही हैं। तो कम से कम
हम लोगों को बीजेपी ये सवाल ना पूछे कि कांग्रेस के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग आज क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहे हैं, ये अमेंडमेंट बिल जो लाए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाया था। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये सोच रही है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाए, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा हर वक्त ये बात करती है कि महिलाओं को समाज के बीच में ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व करना चाहिए। और उसका एग्जाम्पल है कि यूपी में हम लोगों ने इस बार 40% महिलाओं को चुनाव टिकट देके चुनाव लड़ाया। तो ये बात कम से कम बीजेपी ना करे, जिनकी कभी पार्टी के अध्यक्ष कभी जो चीजें रही उन्होंने बीजेपी की जो महिला थी उसके बारे में बात नहीं करी। दूसरी बात, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बीजेपी की लोग करते हैं कि हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारी प्रदेश की एक बेटी अंकिता भंडारी को पूर्व राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा शोषण किया गया, उसकी हत्या की गई, उसको आज 1 साल हो गया, ना उस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया, ना उस केस पे आज तक जजमेंट आया। जब हमारे देश की पहलवान बेटियां मेडल जीतने के लिए जाती है तो प्रधानमंत्री अपने यहाँ भोज पे बुलाते हैं, उनको अपने घर की बेटियां बताते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब वो बेटियां जंतर मंतर पे 35 दिन बैठी रहती हैं और जिस दिन वो संसद की तरफ मार्च करती तो उनको घसीटा जाता है, उनके पास ऊपर केस होते हैं। उस दिन बीजेपी का जो सांसद है उसके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने उनके साथ यौन शोषण करा, उनके खिलाफ केस बना, लेकिन आज तक वो अरेस्टिंग नहीं हुई है। मणिपुर में ये पूरे देश के लिए और पूरी महिला समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली बात थी कि मणिपुर में हमारी महिला बहनों को नग्न घुमाया गया। इससे बड़ा शर्मनाक वाक्य इस देश में नहीं हुआ था। वहां पे आज तक हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। तो महिलाओं के बारे में बात करना अगर बीजेपी कर रही है तो अतिशयोक्ति होगी। मैम, सबसे पहली बात तो ज्योति रौतेला ने सबसे बड़ा एक प्रश्न उठाया कि भाजपा सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है, जबकि उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बेटी बचाओ का नारा सिर्फ नारा है, वहां पर वो कारगर साबित नहीं होती दिख रही है। देखिए, ऐसा है, महिला सशक्तिकरण की अगर बात आती है तो जितना महिला सशक्तिकरण भाजपा में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उतना कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं सोचा। अगर किसी राजनीतिक दल ने सोचा तो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की नीति उन्होंने चलाई। मैं कह रही हूँ कि देखिए, सभी महिलाओं को आज प्रत्येक प्रदेश की हर महिला जानती है कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितनी सक्षम है, बहनों का उत्थान कर रही है और आने वाले समय में ये बहनों को हमको इसका फायदा मिलेगा और कार्यकर्ता बहनों को मिलेगा। परिवारवाद में जो पीएम सीएम की इन्होंने बातें करी वो तो सब इनके परिवार के लोग थे। क्या इसका फायदा महिलाओं को मिले? रेखा रे जी यहाँ से लेके गए, सैलर आरानी रावत इनके यहाँ से गई। नहीं, सुनिए, मैं बोलती हूँ, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पे राजनीति कर रही है, कांग्रेस के नेताओं को ज्वाइन करा के ही कर रही है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करें, फिर आपकी विचारधारा भी नहीं रोक पाई, इनके विचारधारा भी नहीं रोक पाई, इनको जा रहे इनकी विचारधारा भी नहीं रोक पाई है। क्या बोले महिलाओं को बल्द बकरी, तो कौन रहेगा ऐसे लोगों के साथ? कौन रहेगा? कोई नहीं, जंगल से बाहर ही नहीं कोई नहीं। यहाँ पर जब दो विचारधारा वाली पार्टी रहेंगी तो जरूर आपस में मनमुटाव टकराव होता रहेगा। लेकिन यदि बात की जाए महिला आरक्षण पर के बिल पर, तो कांग्रेस का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि वो महिला आरक्षण बिल पर है, खड़ी है, लेकिन भाजपा यदि जुमला ना करती है, और वहीं भाजपा की प्रवक्ता का कहना है स्पष्ट रूप से कि भाजपा जुमला नहीं करती है, भाजपा हमेशा से महिलाओं के हितों की रक्षा करते आई है, महिलाओं के काम की रक्षा करते आई है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं धामी सरकार प्रदेश में आयुष्मान भव अभियान चला रही है। इसके जरिए सरकार का मकसद अधिक से अधिक व्यक्तियों को आयुष्मान योजना से जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार के प्रत्येक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है और इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से काम किया जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो आयुष्मान भव कार्यक्रम चल रहा है, जो आयुष्मान कार्ड हैं, वो राज्य के 100% लोगों को प्राप्त हो। राज्य के 100% लोग अपने स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखें और सरकार उनके स्वास्थ्य सुरक्षा का जो ध्यान रख रही है उसका वो लाभ उन लोगों को मिले। सरकार ने पहले ये राशन कार्ड पर 100% आयुष्मान कार्ड बनने का जो प्राविधान था उसको अब
चुनाव पहचान पत्र जो हमारा वोटर आईडी है उस पर कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। और आजकल आयुष्मान भाव के विधानसभा स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर कैंप लग रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं और इन सारे शिविरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक वॉलंटियर बनकर लोगों को कैंप तक ले जाने का काम कर रहे हैं। नई सदन में कार्यवाही के पहले दिन महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, जिसके बाद इसे लोकसभा से भी पास कर दिया गया है और इस बिल को लेकर देश भर की महिलाओं में खुशी का माहौल है। वहीं इस पर हरिद्वार कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बिल महिलाओं के भविष्य को बदलेगा, हम इसका स्वागत करते हैं। तो वहीं इसी के साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। जो महिलाओं को सम्मानित करने का बिल पेश किया गया है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इसका हम स्वागत करते हैं और इस देश की राजनीति पर इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण का ये बिल भारत के भविष्य की राजनीति को बदल देगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी छठी में ही झूठ पूजा है, वो झूठ बोलना उनकी फितरत है। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, डेंगू, बेरोजगारी, महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महरा भी इस दौरान शामिल रहे। रुद्रपुर में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने डेंगू को लेकर व्यवस्थाओं को परखा और दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि डेंगू को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। इस दौरान डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों से भी उन्होंने बातचीत की और उनका हाल जाना, साथ ही मरीजों को दी जा रही सुविधाओं और उपचार के बारे में भी जानकारी ली। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में अभी तक डेंगू के 200 से ज्यादा लार्वा मिल चुके हैं, जबकि 50 से अधिक केस सामने आए हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जल्दी जो है ये काम हमारा हो जाएगा। जैसे बीच में ये इशू आया था कि जो पहले कंस्ट्रक्शन एजेंसी थी उनके द्वारा काम ठीक नहीं किया गया, तो वो जो हमने आईआईटी रुड़की से और थर्ड पार्टी से एग्जामिन करा के जो इनका फाउंडेशन का लेयर है उसको पूरा नष्ट करने के लिए हमने आदेश कर दिया है। और 25 तारीख को जो नई कार्यदायी संस्था है पेयजल निर्माण निगम, उनके द्वारा इसकी नीलामी भी की जाएगी। जो मटेरियल जो डिस्ट्रॉय करके जो उसको ऑक्शन करना है उसकी नीलामी भी जल्दी की जाएगी। उसके बाद तुरंत ही जो है काम शुरू हो जाएगा। रुड़की के पास नारसन क्षेत्र के मुंडियाकी स्थित लोहा फैक्ट्री में धमाका होने से 15 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने घटना को छुपाने की कोशिश की। पुलिस को सूचना दिए बगैर कुछ घायलों को मुजफ्फरनगर और कुछ को रुड़की प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के सभी थानों में राज्य गठन के 23 सालों में अब तक 37,000 लोगों की गुमशुदगी लिखवाई गई है, जिसमें करीब 10,000 मामले केवल नाबालिग बच्चों से जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार इन सभी मामलों में पुलिस अभी तक 32,000 लोगों की तलाश कर पाई है। आज भी करीब 5,000 से ज्यादा लोग प्रदेश में लापता हैं। इन सभी को ढूंढने के लिए एक बार फिर डीजीपी अशोक कुमार ने ऑपरेशन स्माइल चलाया है। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में सभी गुमशुदा लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा।